स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ आप सभी बच्चे कुशल मंगल होंगे। तो मेरी पिछली वीडियो आप सभी ने क्लास 10th की विज्ञान की देख रखी होंगी। इस वीडियो में बच्चों हम आपको पढ़ाएंगे पार्ट 6 जो कि है बायोलॉजी। तो यहाँ से आपके बायोलॉजी शुरू होती है यानी जीव विज्ञान। ठीक है, रासायन विज्ञान पार्ट 5 तक थी जो कि आपकी कंप्लीट कोर्स मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। पार्ट 6 का नाम है जेप प्रक्रम। जेप प्रक्रम में हमारे 4 पार्ट हैं। चारों पार्ट को एक पार्ट में सजोया गया है। ठीक है, वो 4 पार्ट कौन कौन से वो भी हम आपको बता दें। पहला बच्चों जेप प्रक्रम में फर्स्ट है पोषण। ठीक है, और दूसरा क्या है वो भी देख लीजिए। दूसरा पार्ट होगा बेटा जेप प्रक्रम सेकंड श्वसन। ठीक है, सांस लेने के बारे में इसमें हम पढ़ेंगे। फिर तीसरा पार्ट है बच्चों जेप प्रक्रम थर्ड परिवहन। ठीक है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे। और फिर बच्चों हम लोग पढ़ेंगे जेप प्रक्रम फोर्थ यानी उत्सर्जन। ठीक है, अब ये सभी पाठों को एक पार्ट में रख दिया गया जिसका नाम है जेप प्रक्रम। अब ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ हटा दिया गया आपके सिलेबस से। अब इस चारों पार्टों को एक पार्ट में सजोया गया है, तो इसलिए वीडियो बहुत बड़ी हो सकती है। आप करके पूरी की पूरी वीडियो देख कर जाएं। एक एक पॉइंट को बहुत अच्छी तरीके से बारीकी से सजाया गया है। अब चलते हैं पहले टॉपिक की तरफ। पहला टॉपिक है बच्चों सजीव वस्तुएं। अब सजीव वस्तुएं क्या होती हैं? वे सभी वस्तुएं सजीव वस्तुएं कहलाती हैं जिसमें पोषण, श्वसन, उत्सर्जन तथा वृद्धि जैसी क्रियाएं होती हैं। कहने का मतलब जिन चीज़ों में या जिन वस्तुओं में जीवन होगा उसे सजीव वस्तुएं कहेंगे, क्योंकि जीवन जिसमें होगा उसे पोषण, श्वसन, उत्सर्जन तथा वृद्धि होती ही है, जैसे जंतु और पौधे। ठीक है, यहाँ पर अथवा में मानव भी लिख सकते हैं। अगला टॉपिक है निर्जीव वस्तुएं। वे सभी वस्तुएं निर्जीव वस्तुएं कहलाती हैं जिसमें जीवन के कोई भी आवश्यक कार्य संपन्न नहीं होता। ठीक है, मतलब कहने का मतलब जिसमें जीवन नहीं होगा वो निर्जीव वस्तुएं कहलाएंगी, जैसे चट्टान, मिट्टी और लकड़ी आदि। उसके बाद में हमारा इन दोनों टॉपिक से एक नया टॉपिक बनता है सजीव और निर्जीव में अंतर। तो निर्जीव में बच्चों हमारा अंतर है, पहला ये पोषण नहीं करते हैं और सजीव में ये पोषण करते हैं। फिर नंबर 2, इनमें श्वसन नहीं करते हैं यानी श्वसन नहीं होता है, इसमें श्वसन होता है। ये जनन नहीं करते हैं, ये जनन करते हैं। इनमें वृद्धि नहीं होती, इनमें वृद्धि होती है। तात्पर्य यहाँ पर कहने का ये है कि निर्जीव जो होगा वो बिल्कुल विपरीत होगा सजीव के। ठीक है, अब फिर अगला टॉपिक हमारा शुरू होगा। यहाँ पर अगला टॉपिक है बच्चों हमारा जेप प्रक्रम। वे सभी प्रक्रम जो संयुक्त रूप से जीव के अनुरक्षण का कार्य करते हैं जेप प्रक्रम कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, जहाँ पर ना समझ में आए वहाँ पर वीडियो को रोक लीजिए और उसको पढ़ लीजिए सही से। मैं ये पूरी आशा करता हूँ कि आपको वो चीज़ें समझ में आएंगी, और अगर वीडियो में कुछ भी गड़बड़ी हो तो मेरे कमेंट सेक्शन में बता सकें कि मेरी पूरी टीम उस पर कार्य कर सके। इसके बाद में बच्चों हमारा अगला टॉपिक है जेप प्रक्रम में सम्मिलित प्रक्रियाएं। अब इसमें जेप प्रक्रम को पूरा करने के लिए कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं? तो नंबर 1 पे है पोषण, मतलब हम पढ़ेंगे पहले पोषण के बारे में, फिर पढ़ेंगे श्वसन, फिर वाहन, फिर उत्सर्जन, जो कि आपको मैंने शुरुआत में बताया था कि इनके ऊपर पूरे पूरे लेसन थे। जैसे जेप प्रक्रम का पहला, जेप प्रक्रम का दूसरा, तीसरा और चौथा पार्ट, चारों पार्ट मैंने बताए थे, तो इसमें मैंने यहीं पर सारे को सारे खींच के ले आया हूँ। ठीक है, अब पहला हम पढ़ेंगे पोषण। ठीक है बच्चों, तो पोषण में हम लोग क्या देखते हैं जरा ध्यान से देखिए। भोजन ग्रहण करना, पचे भोजन का अवशोषण एवं शरीर द्वारा अनुरक्षण के लिए उसका उपयोग पोषण कहलाता है। पोषण के प्रकार, पोषण के आधार पर जीवों को 2 समूह में बांटा जा सकता है। ठीक है, पोषण आप लोग समझ गए बच्चों, यहाँ से यहाँ तक है, बहुत सिंपल है, याद कर लीजिए बच्चों, समझ लीजिए। अब चलते हैं पोषण के प्रकार की तरफ बच्चों। ठीक है, अब पोषण के प्रकार कैसे होते हैं? 2 तरीके के होते हैं। एक होता है स्वपोषी पोषण जो सिर्फ अकेला होता है, दूसरा होता है विषम पोषण। अब विषम पोषण में 3 भाग हैं, पहला मृतजीवी पोषण, फिर परजीवी पोषण, फिर प्राणी सम पोषण। ठीक है, तो पहले हम लोग इसको पढ़ लेते हैं जो है स्वपोषी पोषण। ठीक है, अब ये क्या है बच्चों, इसको देख लीजिए। पोषण का वह तरीका
जिसमें जीव अपने आसपास के वातावरण में उपस्थित सरल अजैव पदार्थों जैसे CO2, पानी और सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन स्वयं बनाता है। ठीक है बच्चों, उदाहरण के तौर पर हरे पौधे, स्वपोषी पोषण कौन से होते हैं? हरे पौधे। उन्हें किसी की हेल्प नहीं चाहिए, वो सूर्य से अपना भोजन खुद स्वयं बना लेते हैं। हरे पौधे भोजन तो बना लेते हैं, अब भोजन वो बनाते कैसे हैं बच्चों, उसको भी देख लीजिए। तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण में, जो आपने कक्षा 6, कक्षा 7 और कक्षा 8, कक्षा 9 में भी इसको खूब पढ़ा होगा। तो ये होता क्या है, मैं फिर से एक बार आपको बता दूं। यह वह प्रक्रम है जिसमें स्वपोषी बाहर से लिए पदार्थों को ऊर्जा संचित रूप में परिवर्तित कर देता है। ये पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में लिए जाते हैं, जो सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर दे जाता है। चित्र आपको दिख रहा है साइड में बच्चों, 6.2 है आपका, साइड में शो हो रहा है। उसको वीडियो को रोक लीजिए, चित्र को समझ लीजिए, फिर आगे चलते हैं। अब इसमें एक रिएक्शन है बच्चों प्रकाश संश्लेषण पर। 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 12 वाटर क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश पे अभिक्रिया करते हैं। C6H12O6 प्लस 6 वाटर प्लस 6 ऑक्सीजन निकल जाता है, तो इसमें प्रकाश संश्लेषण हो जाता है। इसमें एक हमारा एक क्वेश्चन भी है, एक और पॉइंट है बच्चों जो निकल कर आता है, इसमें बहुत पूछा जाता है पेपरों में। पत्तियां प्रकाश संश्लेषण हेतु किस प्रकार अनुकूलित होती हैं, कि पत्तियां कैसे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को पूरा करती हैं। तो उसको मैंने 3 भागों में बताया है, आप लोग इसको सुनिए ध्यान से और समझिए बच्चों, ठीक है। एक है पत्तियां प्रायः चपटी होती हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड के अवशोषण हेतु उनका सतही क्षेत्र बड़ा होता है। जैसे पत्ती में आपने देखा ही होगा कि वो चपटी होती हैं और चौड़ी होती हैं, जिनकी सतह क्या होती है, क्षेत्रफल बड़ा होता है। नंबर 2 में कार्बन डाइऑक्साइड के अवशोषण व ऑक्सीजन की मुक्ति हेतु पत्तियों पर रंध्र स्थित होते हैं। रंध्र मतलब छोटे छोटे से छिद्र, ठीक है, या आप कह सकते हैं नसें टाइप की। नंबर 3, पत्ती में प्रकाश संश्लेषण के दूसरे कच्चे माल कौन सा, जल की आपूर्ति हेतु अनेक शिराएं उपस्थित होती हैं। आपने देखी होंगी पत्तियों में नसें बनी होती हैं, ठीक है। अब इसमें एक शब्द आया है हमारा क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या, उसको ध्यान से समझ लीजिए बच्चों, बहुत पूछा जाता है। मैं फिर से आपको दोहरा दूं, ये पूरा का पूरा लेसन जैसे कि बताया 4 पार्ट को एक पार्ट में दिया है, तो वीडियो लंबी हो सकती है, मगर सारे के सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। कोई फालतू चीज़ मैंने इसमें नहीं लिखी है कि आपका समय ना बर्बाद हो। तो क्लोरोप्लास्ट पत्तियों की कोशिकाओं में जो रंग के बिंदु दिखाई देते हैं, ये हरे बिंदु कोशिकांग हैं, जिन्हें क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। इनमें क्लोरोफिल होता है, जिसकी वजह से पौधा हमें हरा दिखाई देता है। अगला टॉपिक है पत्ती की आंतरिक संरचना। ये पूछा जाता है, कैसे लिखेंगे, बहुत शॉर्ट में बताया है। पत्ती एक चपटी संरचना है जिसके दोनों ओर अर्थात ऊपरी व निचली ओर अधिचर्म पाई जाती है। एपिडर्मिस ढोलक के आकार की कोशिकाओं की बनी होती है तथा इसकी कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाए जाते हैं। आप इसको किताब में भी देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में आपके कुछ पॉइंट्स हैं इसकी पत्ती की आंतरिक संरचना में, जैसे पर्णरंध्र, ठीक है। इसमें होगा हमारा क्या, एपिडर्मिस में जगह जगह सूक्ष्म छिद्र होते हैं जो पर्णरंध्र कहलाते हैं। अब रंध्र क्या होता है आ रहा है, उसको भी देख लीजिए। पत्ती की सतह पर जो सूक्ष्म छिद्र होते हैं उन्हें रंध्र कहते हैं। उसके बाद में रंध्र की संरचना और क्रिया कैसे होती है इसमें पत्ती में। पत्तियों की सतह पर मौजूद रंध्रों के चारों ओर से 2 कोशिकाएं घेरे रहती हैं, जिन्हें दौर कोशिका कहते हैं। ये कोशिकाएं रंध्रों के खुलने व बंद होने के लिए उत्तरदायी हैं, ठीक है बच्चों। आगे है हमारा मेन टॉपिक, अब हमारा है नंबर 2
ठीक है। पोषण में विषम पोषी पोषण। पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता बल्कि अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर होता है। उदाहरण मानव व अन्य जीव, ये जो हैं दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं, इसलिए ये विषम पोषी पोषण कहलाते हैं। और स्वपोषी पोषण जो स्वयं भोजन बना सकें। ठीक है। अब इसमें 3 तरीके मैंने बताए थे, वो देख लीजिए कौन कौन से हैं। विषम पोषी पोषण के प्रकार 3 तरीके होते हैं। नंबर 1 प्राणी संपोषण, नंबर 2 मृतजीवी पोषण, नंबर 3 परजीवी पोषण। अब प्राणी संपोषण है क्या, देख लीजिए। इनमें जीव संपूर्ण भोज्य पदार्थ का अंतःग्रहण करते हैं तथा उनका पाचन शरीर के अंदर होता है। उदाहरण के तौर पर अमीबा, मानव। अमीबा में ऐसा होता है, मानव में यह प्रक्रिया होती है। नंबर 2 मृतजीवी पोषण। ठीक है। मृतजीवी अपना भोजन मृत जीवों के शरीर व सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। उदाहरण फफूंदी और कबक। ठीक है। तीसरी चीज परजीवी पोषण। परजीवी अन्य जीवों के शरीर के अंदर या बाहर रहकर उनको बिना मारे उनसे अपना पोषण प्राप्त करते हैं। उदाहरण के तौर पर बच्चों जोंक, अमरबेल, जूं आदि। जूं जो हमारे बालों में होती है, सर में। फिर एक क्वेश्चन हमारा यहाँ पर क्रिएट होता है, उसको भी देख लीजिए। जीव अपना पोषण कैसे करते हैं। इसमें हम लोग लिखेंगे एक कोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव अपना भोजन संपूर्ण सतह से ले सकते हैं, जैसे अमीबा, पैरामीशियम। चित्र 6.14 को साइड में शो हो रहा होगा, ध्यान से देख लीजिए वीडियो को रोक कर। देखिए बच्चों, ये जो चित्र हैं इनको ध्यान से देख लीजिए, वरना आपको बहुत परेशानी होगी आगे लेसन में। ठीक है। अमीबा में पोषण। अमीबा में पोषण 3 चरण में पूर्ण होते हैं। ठीक है। वो नंबर 1 है अंतःग्रहण। अमीबा कोशिकीय सतह से अंगुली जैसे अस्थायी प्रवर्ध की मदद से भोजन ग्रहण करता है। यह प्रवर्ध भोजन के कणों को घेर लेते हैं तथा संगलित होकर खाद्य रिक्तियां बनाते हैं, जैसे कि चित्र नंबर 6.16 में आप देख सकते हैं। नंबर 2 पाचन। खाद्य रिक्तिका के अंदर जटिल पदार्थों का विघटन सरल पदार्थों में किया जाता है और वे कोशिका द्रव में विस्तृत हो जाते हैं। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। अगर आप लोग चाहें तो इसको फेयर पे भी सेम नोट कर सकते हैं। नंबर 3 बहिष्करण। पचा हुआ अपच, जो खाना होता है हमारा पच जाता है, हजम हो जाता है। नंबर 3 बहिष्करण। बचा हुआ अपच पदार्थ कोशिका की सतह की ओर गति करता है तथा शरीर से बाहर निष्कर्षित कर दिया जाता है, जो हम लोग सुबह उठकर कर देते हैं। ठीक है। इसमें नंबर अब है पैरामीशियम। पैरामीशियम क्या है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पेपरों के लिए, उसको देख लीजिए। पैरामीशियम क्या है। पैरामीशियम भी एक कोशिका जीव है। इसकी कोशिका का एक निश्चित आकार होता है तथा भोजन एक विशिष्ट स्थान से ही ग्रहण किया जाता है। भोजन इस स्थान तक पश्चाम की गति द्वारा पहुंचता है, जो कोशिका की पूरी सतह को ढके होते हैं। ठीक है। अगला टॉपिक है बहुकोशिकीय जीव। बहुकोशिकीय जीव में पोषण के लिए विभिन्न प्रकार के अंग तथा अंग तंत्र होते हैं, जैसे मानव में होते हैं। ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे मनुष्यों के बारे में, कैसे हम लोग खाने को सही तरीके से पचाते हैं। तो मनुष्य में पोषण पढ़ेंगे। मनुष्य सर्वाहारी प्राणी है। मनुष्य में पोषण की क्रिया संपन्न हेतु सुविकसित पाचन तंत्र पाया जाता है। ठीक है, जो प्राकृतिक है। इसमें है पोषण के चरण। नंबर 1 सबसे पहले जो हम खाना खाते हैं वो मुख गुहा, मतलब मुंह से खाते हैं। मुंह से हम लोग उसको ग्रहण करते हैं। फिर वो जाता है आमाशय, मतलब हमारे पेट में, फिर छोटी आंत में और फिर बड़ी आंत में। ठीक है। अब बच्चों नंबर 1 मुख गुहा, जो हम लोग मैंने बताया, जैसे हम लोग जो खाना है मुंह से ही खाते हैं,
तो मुख गुहा में कैसे इसको लिख सकते हैं उसको देख लीजिए। भोजन को मुख गुहा में दांतों द्वारा छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है और लार ग्रंथि से निकलने वाला लार भोजन से पेशीय जिह्वा द्वारा मिलाया जाता है, जिससे भोजन आसानी से आहार नाल में क्रमाकुचक गति द्वारा गमन करता है। इसमें जरा ध्यान दीजिए इस लाइन पर। लार में एक एंजाइम होता है जिसे लार एमिलेस या टाइलिन कहते हैं, जैसे आप चित्र में देख सकते हैं जो शो हो रहा होगा। अब हम लोग मुख गुहा से खाना जाता है अमाशय में। अब अमाशय में क्या होता है वो देख लीजिए बच्चों, समझ लीजिए इसको। मुंह से अमाशय तक भोजन ग्रसिका या ईसोफेंगस द्वारा क्रमाकुचन गति द्वारा ले जाया जाता है। अमाशय की पेशीय भित्ति, भित्ति का मतलब भीतर, पेशीय भीतर भोजन को अन्य पाचक रसों के साथ मिश्रित करने में सहायता करती है। अमाशय के भीतर में उपस्थित जठर ग्रंथि जो HCl प्रोटीन पाचक एंजाइम पेप्सिन तथा श्लेष्मा का स्त्रावण करती है। जठर रसों या पाचक एंजाइम के कार्य जो आप तो है। अब अमाशय से बच्चों जाता है खाना छोटी आंत में। अब छोटी आंत या क्षुद्रांत्र आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। संकरी पतली नली होने के कारण ही 5 से 6 मीटर लंबी होने पर भी इसे छोटी आंत कहा जाता है। कहने का मतलब छोटी आंत जो होती है वो लंबी होती है, कितनी, 5 से 6 मीटर तक। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल होता है। अब इसमें हम लोग एक चीज़ और देखते हैं जिसे कहते हैं पित्तरस। पित्तरस क्या होता है ये भी पूछा जाता है, ठीक है। यहाँ अमाशय से आने वाला भोजन अम्लीय होता है, मतलब खट्टा, जिसको अग्न्याशिक एंजाइम की क्रिया के लिए क्षारीय माध्यम यकृत से स्त्रावित पित्तरस द्वारा किया जाता है। अगला टॉपिक आंत में बड़ी गोलिकाओं के रूप में होता है, जिस पर एंजाइम का कार्य मुश्किल होता है। एंजाइम के क्रियाशीलता को बढ़ाने के लिए पित्त लवण उसे छोटे गोलिकाओं में खंडित कर देता है, जिससे एंजाइम की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। इस क्रिया को एम्लीसीकरण कहते हैं। चित्र नंबर 6.19 में आप देख सकते हैं वीडियो को रोक कर। अगला टॉपिक अग्न्याशिक रस के कार्य। अग्न्याशी रस में पित्त रस के साथ ही सामान्य नालिका द्वारा छोटी आंत के प्रथम भाग ग्रहणी में पहुंचता है। यह एक महत्वपूर्ण पाचक रस है व इसमें अनेक एंजाइम होते हैं। नंबर 1 कौन से एंजाइम होते हैं? नंबर 1 में हम पढ़ेंगे ट्रिप्सिन। नंबर 2 अग्न्याशी लाइपेज। नंबर 3 अग्न्याशी एमाइलेज। अग्न्याशी एमाइलेज। तो अब हम पढ़ेंगे आंत रस। छोटी आंत, ठीक है, ग्रंथियों द्वारा आंत्र रस स्त्रावित होती है, जिससे उपस्थित एंजाइम अंत में प्रोटीन को अमीनो अम्ल, जटिल कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में तथा वसा को वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देता है। छोटी आंत की संरचना। छोटी आंत की संरचना होती कैसी है? पाचित भोजन को आंत की भीतर अवशोषित कर लेती है, ठीक है। छोटी आंत के आंतरिक स्तर पर अनेक अंगुली जैसे प्रवर्धन होते हैं, जिन्हें दीर्घरोम कहते हैं। ये अवशोषण का सतही क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं। दीर्घरोम में रुधिर
वाहिकाओं की जाल होती है जो भोजन को अवशोषित करके शरीर के प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाते हैं। यहाँ इसका उपयोग ऊर्जा प्राप्त करने, नए ऊतकों के निर्माण और पुराने ऊतकों की मरम्मत करने में होता है, जैसे कि आप चित्र नंबर 6.20 में देख सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे बड़ी आंत। ठीक है, छोटी आंत का पिछला सिरा अपेक्षाकृत चौड़े भाग में खुलता है जो बड़ी आंत कहलाता है। बड़ी आंत के 3 भाग होते हैं। नंबर 1, सीकम। सीकम क्या होता है? बड़ी आंत का पहला भाग है जिसमें छोटी आंत खुलती है जो सीकम कहलाता है। नंबर 2 में कोलन। यहाँ आरोही अनुप्रस्थ व अवरोही भागों में विभाजित बड़ी आंत का सबसे बड़ा भाग होता है। नंबर 3, मलाशय। बड़ी आंत का अंतिम भाग जो मल द्वारा शरीर के बाहर खुलता है। बड़ी आंत में केवल जल का अवशोषण होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद में बहिःक्षेपण। अपच पदार्थ गुदा द्वार शरीर से बाहर कर दिया जाता है। फिर हम पढ़ेंगे बच्चों, अब हम पढ़ेंगे श्वसन को। पोषण प्रक्रम के दौरान ग्रहण की गई खाद्य सामग्री का उपयोग कोशिकाओं में होता है, जिससे विभिन्न जैव प्रक्रमों के लिए कोशिकाओं में भोजन के विखंडन को कोशिकीय श्वसन कहते हैं। श्वसन के प्रकार। श्वसन 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, वायवीय श्वसन जो ऑक्सी श्वसन होते हैं। ठीक है, इनका दूसरा नाम ऑक्सी श्वसन। अवायवीय श्वसन जिन्हें अनॉक्सी श्वसन कहते हैं। ठीक है, इन चीज़ों को ध्यान दे लीजिए बच्चों, दूसरे नाम हैं, जिस हो सकता है कुछ किताबों में ऐसा, कुछ किताबों में ऐसा नाम दे रखा हो। वायवीय श्वसन यानी ऑक्सी श्वसन क्या होता है? कोशिका के कोशिका द्रव में मौजूद कोशिका कॉन्ग माइटोकॉन्ड्रिया में पायरूपेड का विखंडन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। इस अभिक्रिया को वायवीय श्वसन या ऑक्सी श्वसन भी कहते हैं। परिणाम स्वरूप जल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा की प्राप्ति होती है। ऊर्जा एटीपी में संचित हो जाती है। अब हम पढ़ेंगे अवायवीय श्वसन यानी अनॉक्सी श्वसन। इसमें पढ़ेंगे बच्चों, कोशिका के कोशिका द्रव में ग्लूकोज का आंशिक विखंडन ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में एंजाइम की मदद से होता है। इसे ही अवायवीय श्वसन या फिर अनॉक्सी श्वसन कहते हैं। परिणाम स्वरूप एथेनॉल, लैक्टिक अम्ल तथा कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। इसमें आंशिक ऊर्जा की प्राप्ति होती है तथा कार्बन डाइऑक्साइड के 2 अणु बनते हैं। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी बच्चों, इसमें मैं इसको सिर्फ आप लोग पढ़ लीजिए, यहाँ से यहाँ तक अंतर है। जैसे आप इधर के क्लियर करेंगे वैसे अपने आप विपरीत इसको लिख दीजिएगा उल्टा, तो अवायवीय श्वसन में हो जाएंगे। ठीक है, वीडियो को रोक लीजिए, ध्यान से इसको पढ़ लीजिए। फिर चलते हैं आगे। अब बच्चों हमने मनुष्य के बारे में तो पढ़ लिया श्वसन। अब पादपों यानी पौधों में श्वसन कैसे क्रिया होती है, तो इसमें देख लीजिए नंबर 1 में यानी नंबर 1 पॉइंट में पादपों मतलब पौधे। पादपों में कोई निश्चित व निर्धारित श्वसन अंग नहीं होते हैं। पेड़ पौधों के विभिन्न भाग जैसे जड़, तना तथा पत्तियां अपने अपने लिए स्वतंत्र रूप से ऑक्सीजन की व्यवस्था करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड भी स्वतंत्र रूप से मुक्त होती है। बिल्कुल जैसे ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं उसी से कार्बन डाइऑक्साइड भी मुक्त कर देते हैं। फिर हम लोग देखते हैं पादप अचल होते हैं, ये चल नहीं सकते। उनमें उपपचयी दर भी बहुत कम होती है। इस कारण उनकी
ऑक्सीजन आवश्यकता व श्वसन की दर भी कम होती है। अब यहाँ पर एक पॉइंट आता है कि पौधों में रात्रि तथा दिन में निम्न घटनाएं होती हैं। वो क्या होता है रात में कि लोग कहते हैं कि पेड़ों के नीचे नहीं लेटा जाता, और दिन में गर्मियों में हम पेड़ों के नीचे क्यों बैठते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, रात्रि में क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है, मतलब पौधा जो है स्वयं भोजन नहीं बनाता, क्योंकि रात में जो है सूर्य नहीं होता, जिसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन मुख्य घटना है। इसमें जो है रात में ऑक्सीजन का लेवल कम और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज़्यादा हो जाता है। दिन में क्या होता है, श्वसन के दौरान निकली कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त हो जाती है। जो कार्बन डाइऑक्साइड अधिक मात्रा में निकलती है वो किस में यूज़ हो जाती है, प्रकाश संश्लेषण में, और जिसके केवल ऑक्सीजन का निकलना मुख्य घटना है। जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है वो अधिक मात्रा में खाना मतलब ऊर्जा अपने लिए बनाने में इस्तेमाल कर देते हैं, और फिर बचती है ऑक्सीजन जो छोड़ देते हैं वो लोग। जलीय जीवों में श्वसन। जलीय जीव जल में विलय ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि ऑक्सीजन जो होता है जल में घुलित मात्रा में पाया जाता है, यानी घुलित अवस्था में होता है। जल में ऑक्सीजन की मात्रा कम होने के कारण इसकी श्वसन दर स्थलीय जीव की अपेक्षा कम होती है। ठीक है, तो जो बाहर खुले मैदान में जितनी ऑक्सीजन होती है उतनी पानी के अंदर नहीं होती है। जैसे यहाँ पर समझने के लिए एक मैंने उदाहरण दिया, इसको समझ लीजिए। जैसे मछली अपने मुंह द्वारा जल लेकर उसे बलपूर्वक क्लोम यानी गलफड़े तथा पहुँचाती है जहाँ विलय ऑक्सीजन रुधिर ले लेता है। जो घुलित अवस्था में ऑक्सीजन होती है वो गलफड़ों से खून में चली जाती है, जिसकी वजह से वो सांस लेने में सक्षम होती हैं। जैसे चित्र नंबर 6.30 में आप देख सकते हैं। कुछ जीवों के श्वसन अंग, ये जान लीजिए क्योंकि कुछ कभी कदार बोर्ड में पूछ देता है। जीवों के नाम और श्वसन अंग। मछली में गलफड़े या गिल्स, या फिर गलफड़े या फिर उसका दूसरा नाम गिल्स। मच्छर में श्वासनली या ट्रेकिया। केचुए में त्वचा। मनुष्य में फेफड़े। अब आती है बात मनुष्य की। मनुष्य में श्वसन कैसे होता है। मनुष्य में श्वसन करने का एक क्रम होता है, उसको समझ लीजिए और फिर उसको आप लोग खुद लिख सकते हैं। जैसे नसाद्वार, नाक जो होते हैं बेटा हमारे नाक, नसाद्वार मतलब नाक के जो 2 छिद्र होते हैं। ग्रसनी जो नाक से जाती है, ठीक है। कंठ जो गला। श्वासनली जो हमारे गले में होती है। श्वसनी जो गले से ठीक नीचे होती है। श्वसनिका जो हमारे फेफड़ों में जुड़ती है जाके। फुफ्फुस यानी फेफड़े। और कूपिका कोष जो फेफड़े फूलते हैं। और रुधिर वाहिका या जो हमारे खून की नसें होती हैं, ठीक है, जो हमारी नसें पाई जाती हैं उसको कहते हैं वाहिकाएं, ठीक है। अब चलते हैं अगले पॉइंट पर। मानव श्वसन तंत्र की क्रिया विधि। अब ये होता कैसे है, किस क्रिया से होता है, इसको समझ लीजिए बच्चों, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, सबसे पहले क्या होता है, मनुष्य के शरीर के अंदर वायु नसा दौर द्वारा जाती है, मतलब हम लोग सांस जो है नाक से लेते हैं। नंबर 2, नाक में उपस्थित महीन बाल व श्लेष्मा वायु के साथ अंदर जाने वाली अशुद्धियों को रोक लेते हैं। यह अशुद्धियां पराग कण, धूल, मिट्टी, जीवाणु, राख आदि हो सकती है, ठीक है। तो नंबर 3 फिर क्या होता है, नसा दौर से अंदर आ चुकी वायु ग्रसनी व कंठ से होते हुए श्वास नली में प्रवेश करती है। अब ग्रसनी का कार्य क्या होता है बच्चों, ग्रसनी मतलब जो यहाँ पर यूज़ किया उसको समझ लीजिए। यह श्वसन व पाचन तंत्र के लिए सामान मार्ग रहता है। जो हमारे गले में जो होता है, जो हम लोग खाना खाते हैं सीधे जाता है, उसी से हम लोगों का सांस भी जाता है, ठीक है। फिर हम लोग देखेंगे कंठ या सौर तंत्र, जिससे हम लोग बोलते हैं, ठीक है। या श्वास नली के ऊपर व ग्रसिका के सामने उपस्थित एक नली है, जिसकी लंबाई वयस्कों में लगभग 5 सेंटीमीटर होती है। श्वास लेने की प्रक्रिया आप चित्र नंबर 6.32 को पहले देख लीजिए, फिर हम इसको अच्छी तरीके से समझा देंगे, ठीक है। जो मैंने ऊपर का पूरा बताया है श्वसन मानव में होता कैसे है, ठीक है। अब हम लोग जो पढ़ेंगे उसको देख लीजिए। श्वसन लेने की प्रक्रिया। नंबर 1,
कंठ में उपस्थित के बलय उपस्थित होते हैं। उपस्थित। नंबर 1, कंठ में उपस्थिति के बलय उपस्थित होते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि वायु मार्ग निपतित ना हो। ठीक है। नंबर 2, श्वास नली से होकर वायु श्वसनी के माध्यम से फेफड़ों में प्रवेश करती है। नंबर 3 में हम लोग क्या देखेंगे बच्चों? फेफड़ों में अंदर मार्ग छोटी और छोटी नलिकाओं में विभाजित हो जाता है, जो अंत में गुब्बारे जैसी संरचना में अंतर्गत हो जाता है, जिसे कूपिका कहते हैं। फिर हम लोग इसके आगे क्या होता है हमारे शरीर में सांस लेने पर? कूपिका एक सतह उपलब्ध कराती है जिससे गैसों का विनिमय हो सकता है। कृपिकाओं के भीतर रक्त वाहिकाओं का विस्तीर्ण जाल होता है। फिर जब हम श्वास अंदर लेते हैं, हमारी पसलियां ऊपर उठती हैं और हमारा डायफ्राम चपटा हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप बच्च गुहिका बड़ी हो जाती है। अब ये डायफ्राम और बच्च गुहिका क्या है आप लोग चित्र में देखेंगे आगे, ठीक है, जब हम बोलेंगे। इस कारण वायु फुफ्फुस के अंदर चूस लेती है। फुफ्फुस क्या है बच्चों? फेफड़े। और अगला है, इस कारण वायु फुफ्फुस के अंदर, फुफ्फुस मतलब फेफड़े के अंदर चूस ली जाती है और विस्तृत कूपिकाओं को भर लेती है। जैसे आप ये पूरी प्रक्रिया को चित्र नंबर 6.32 में देख सकते हैं। वीडियो को रोक लें, समझ लें। अगला टॉपिक है बच्चों हमारा वाहन। वाहन मतलब साहवाहन, या फिर वाहन आपकी बुक में होगा या फिर साहवाहन होगा। ठीक है, इसको कैसे पढ़ते हैं और कैसे आप समझेंगे सरल भाषा में। अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही तो बच्चों वीडियो को लाइक कर दीजिए हौसला बढ़ाने के लिए। और अगर बच्चों हमारी वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक कर दें ताकि हम लोग और मोटिवेट हो सकें आपके लिए पूरी एनर्जी से वीडियो लाने के लिए। और ऐसी वीडियो चाहिए हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अब चलते हैं अपने टॉपिक पर, वाहन या साहवाहन। मनुष्य में भोजन, ऑक्सीजन व अन्य आवश्यक पदार्थों की निरंतर आपूर्ति करने वाला तंत्र वाहन कहलाता है। जैसे अब मनुष्य में भोजन, ऑक्सीजन व और भी ऐसे पदार्थ होते हैं जिसकी आपूर्ति कंटिन्यू होती रहती है, उसको क्या कहते हैं? वाहन। ठीक है, खर्च होता रहता है। मतलब जैसे हम लोग फ़ोन चार्जिंग पे लगाते हैं, फ़ोन की बैटरी भी ख़त्म होती है, वैसे हम लोगों में ऑक्सीजन, भोजन की भी कमी होती है। ठीक है, अब उसको कैसे पूरा किया जाता है उसको देख लीजिए। मनुष्य में भोजन, ऑक्सीजन व अन्य आवश्यक पदार्थों की निरंतर आपूर्ति करने वाला तंत्र वाहन कहलाता है। कहने का तात्पर्य, मनुष्य में भोजन, ऑक्सीजन और भी जो महत्वपूर्ण पदार्थ होते हैं उसकी पूर्ति मतलब कमी को दूर करने वाला तंत्र वाहन कहलाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे मानव में वाहन। अब मानव में ये कैसे होता है? मानव में वाहन तंत्र मुख्य अवयव होते हैं। नंबर 1 हृदय, नंबर 2 रक्त नलिकाएं। रक्त नलिकाएं दो तरीके की होती हैं, धमनी व सिरा। ठीक है। नंबर 3 में वाहन मध्यम, इसमें भी दो चीज़ें हैं, रक्त व लसिका। ध्यान से पढ़ लीजिए, रक्त व लसिका। यानी नंबर 1 हृदय, फिर रक्त नलिकाएं जिसमें दो पार्ट्स हैं, धमनी व सिरा, फिर है वाहन माध्यम जिसमें दो पार्ट्स हैं हमारे, रक्त व लसिका। अब नंबर 1 को पढ़ते हैं, हृदय को। अब हृदय को आपको समझाने से पहले मैं आपको बता दूं, मेरी वीडियो में हृदय के बारे में बहुत साफ सुथरा लिखा हुआ है। कई स्कूल्स में, कई कोचिंग सेंटर्स में बहुत बड़ा बड़ा लिखा दिया जाता है। तो अब शॉर्ट में कैसे लिखना है, आइए इस चैनल पे आपको पता चलेगा। नंबर 1, हृदय एक पेशीय अंग है जो हमारी मुट्ठी के आकार का होता है। ये मैंने पॉइंट में लिख रखा है, अगर आप चाहें तो इन पॉइंट को ख़त्म कर दें और कॉमा लगाकर या पूर्ण विराम के आगे ही इसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जोड़ सकते हैं, ये पूरा एक पैराग्राफ बन जाएगा। ठीक है। ऑक्सीजन नंबर 2 में मैंने दिया है, ऑक्सीजन प्रचुर रुधिर। नंबर 2 में हमने लिखा है ऑक्सीजन प्रचुर रुधिर। रुधिर जानते हैं बच्चों क्या होता है? रुधिर मतलब ब्लड यानी रक्त, खून। रुधिर को कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर से मिलने को रोकने के लिए हृदय कई कोष्ठकों में बांटा होता है।
नंबर 3, हृदय का दायां व बायां बंटवारा ऑक्सीजन तथा ऑक्सीजनित रुधिर को मिलने से रोकने में लाभदायक होता है। फिर हम लोग पढ़ेंगे बच्चों नंबर 4 में हम लोग देखेंगे इसमें मानव हृदय एक पंप की तरह होता है जो सारे शरीर में रुधिर यानी खून का परिसंचरण करता है। नंबर 5 में हृदय में उपस्थित बल रुधिर प्रवाह को उल्टी दिशा में रोकना सुनिश्चित करते हैं। जो हृदय में हमारे वल्व होते हैं, वल्व रुधिर को उल्टी तरफ ना बहे उसको रोकने के लिए होते हैं, जैसे चित्र नंबर 6.36 में शो हो रहा होगा। वीडियो को रोक लीजिए बच्चों और समझ लीजिए। जब भी हम कहें कि चित्र देख लीजिए तो आप लोगों को वीडियो को रोकना पड़ेगा, उसको समझ लीजिए बच्चों, ठीक है। अगर हम वीडियो को नहीं रोकेंगे आप तो ये वीडियो अगर हम ऐसे ही बनाते कंटिन्यू तो ये वीडियो और भी बड़ी हो सकती थी, ठीक है। आपका समय बचाने के लिए मैंने ही आपसे कहता हूँ कि वीडियो को रोक कर चित्र को समझ लीजिए। तो चलते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट है बच्चों हमारा रक्तदाब। रुधिर वाहिकाओं के भीतर के विरुद्ध जो दाब लगता है उसे रक्तदाब कहते हैं, ठीक है। अब हृदय के बाद में नंबर 2 पे है रक्त वाहिकाएं। अब वाहिकाएं क्या होता है? नंबर 1 में है धमनी, नंबर 2 में है सिरा। तो धमनी को पहले पढ़ लीजिए और समझ लीजिए। धमनी में होता क्या है? धमनी के रुधिर वाहिकाएं हैं जो रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है। धमनी के भीतर मोटी तथा लचीली होती है। धमनी जो होती है भीतर से मोटी व लचीली होती है क्योंकि रुधिर हृदय से उच्च दाब से निकलता है, प्रेशर से निकलता है। बल्ब नहीं होते हैं धमनी में, जो होते हैं बल्ब नहीं होते, मतलब खून को वापस जाने से नहीं रोका जा सकता। ये सतही नहीं होती है, ऊतकों के नीचे पाई जाती है। अब फिर बात करते हैं शिरा की। अब शिरा क्या है, ठीक है। अब शिरा को देख लीजिए। शिराएं विभिन्न अंगों से अनॉक्सीकृत रुधिर एकत्र करके वापस हृदय में ले जाती हैं या लाती हैं। आपद फुफ्फुस यानी फेफड़े शिरा है। जो एक उदाहरण अगर दिया जाए तो फेफड़े जो है एक शिरा है। शिरा के भीतर कम मोटी व कम लचीली सतह होती है, बिल्कुल हमारी धमनी का उल्टा। इसमें बल्ब होते हैं, ये सतही होती है, जैसे चित्र नंबर 6.41 में आप देख सकते हैं। और अगर आप इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो पूछी जाती है बच्चों, धमनी व शिरा में अंतर आप लोग किताब में जैसे लिखे हो उसको सरल भाषा में सिर्फ 3 याद कर लीजिए, बस इतना हो जाएगा। बोर्ड में आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। अब चलते हैं आगे। अगर आपको किताब में नहीं मिल रहे तो वीडियो में शो हो रहा होगा। आगे है बच्चों वाहन माध्यम, जिसमें मैंने 2 पार्ट बताए थे आपका, एक रक्त दूसरा लसिका। तो नंबर 1 हम रक्त को पढ़ेंगे और रक्त को यहाँ पर पूरा समझा दिया जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा हो सकता है क्योंकि रक्त को अलग क्वेश्चन में भी पूछा जाता है, ठीक है। तो रक्त होता क्या है? रक्त केवल रक्त वाहिकाओं व हृदय तक सीमित रहता है, मतलब नसें जो होती हैं हमारी उनमें और हृदय में होता है। यह खुले स्थानों या साइनेसेस में नहीं बहता है। रक्त का संगठन। रक्त के 2 प्रमुख घटक होते हैं। नंबर 1 तरल भाग प्लाज्मा, तरल भाग मतलब प्लाज्मा, ठीक है। नंबर 2 निलंबित कोशिकाएं, ठीक है। अब प्लाज्मा क्या है बच्चों? अब बच्चों प्लाज्मा क्या है उसको समझ लीजिए। रक्त का तरल भाग प्लाज्मा कहलाता है। जो रक्त का तरल भाग होता है उसको क्या कहते हैं? प्लाज्मा। प्लाज्मा एक हल्के पीले रंग का हल्का क्षारीय जिसका पीएच मान 7.4 द्रव है। इसमें लगभग 92% जल व 8% घुलित पदार्थ पाए जाते हैं। प्लाज्मा रक्त के लगभग 55% भाग का निर्माण करता है। कितना रक्त बनाता है? 55%। अब रक्त कर्णिकाएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रक्त कर्णिकाएं रक्त के आयतन का कुल 45% भाग बनाती है, ठीक है। नंबर 1 में प्लाज्मा 55% ले लेता है और रक्त कर्णिकाएं जो होती हैं वो 45%, मतलब पूरा 100% हो गया। ये 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 रक्त लाल कर्णिकाएं, नंबर 2 श्वेत लाल कर्णिकाएं या रक्त कर्णिकाएं, फिर रक्त प्लेटलेट, ठीक है।
अब इसको पढ़ते हैं नंबर 1 को, लाल रक्त कर्णिकाएं। अब लाल रक्त कर्णिकाएं अलग से ही पूछा जाता है बच्चों, इसीलिए मैंने रक्त के पार्ट को पूरा समझा दिया इसमें, ठीक है। आप लोग ध्यान से देख लीजिए बस। लाल रक्त कर्णिकाएं रक्त में सबसे अधिक संख्या में पाई जाने वाली कोशिकाएं हैं। प्रत्येक लाल रक्त कर्णिकाएं गोल, उभय बल बतल उभय बतल 7 माइक्रोमीटर व्यास व 2 माइक्रोमीटर मोटाई की कोशिका है। वयस्क लाल रक्त कर्णिकाएं केंद्रक विहीन होती हैं। इनकी जीवन अवधि लगभग 120 दिन ही होती है। इनका लाल रंग हीमोग्लोबिन की मात्रा 12 से 8 ग्राम प्रति 100 मिलीमीटर या 12 से 18 ग्राम 10 सेंटीमीटर, ठीक है, 10 सेंटीमीटर होती है। अपने देश में, अब अपने देश में कैसे इसको हम लोग मापते हैं उसको देख लीजिए। अपने देश में 15 ग्राम प्रति 100 मिलीमीटर हीमोग्लोबिन भी ठीक माना जाता है। अब महिलाओं की बात कर लें। महिलाओं में हीमोग्लोबिन की मात्रा 12 से 14 ग्राम प्रति 100 मिलीमीटर रक्त होती है, ठीक है। इसमें अगर इतना है तो महिलाओं का ब्लड सही है, ब्लड लेवल सही है। अब जैसे आप चित्र नंबर 6.35 में देख सकते हैं, उसके बाद में एक और पॉइंट है, आप इसको देख लीजिए। 12 से 18 ग्राम प्रति डेसी लीटर अंतरराष्ट्रीय मानक है। मतलब अगर इंटरनेशनल लेवल की ब्लड लेवल की बात करें तो वो कितना है, 12 से 18 ग्राम प्रति डेसी लीटर, ठीक है। अब बात करते हैं, लाल रक्त कर्णिकाओं की बात हो गई, अब करते हैं श्वेत रक्त कर्णिकाएं, जिसे हम लोग व्हाइट ब्लड सेल्स भी कहते हैं। इन्हें ल्यूकोसाइड भी कहा जाता है। श्वेत रक्त कर्णिकाएं विभिन्न आकार प्रकार की होती हैं। रक्त में इनकी संख्या 5000 से 11000 प्रति घन मिली होती है। श्वेत रक्त कर्णिकाओं को शरीर का सिपाही भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये हमारी बीमारी से बचाव के लिए लड़ती रहती हैं बीमारी से। नंबर 3 में रक्त प्लेटलेट्स। अब ये प्लेटलेट्स क्या होता है रक्त में, इसको भी समझ लीजिए। प्लेटलेट्स वास्तविक कोशिकाएं नहीं हैं, ये केंद्रक रहित रंगहीन अवयव है जिन्हें कोशिकाओं का खंड माना जाता है। इनकी संख्या 1.5 से 4.5 लाख प्रति, ये जो संख्या लिखी है वो लाख में है, लाख प्रति घन मिली होती है और ये रक्त का थक्का बनने में सहायक होती हैं। थक्का जानते हैं बच्चों, वो हमारे जब चोट लग जाती है तो यहाँ पर फूल जाता है, अंदर ब्लड होता है, ठीक है, उसको कहते हैं थक्का बनना। उसमें कौन सी रक्त काम करता है, रक्त प्लेटलेट्स, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं लसिका के बारे में, ठीक है बच्चों। लसिका एक छोटा सा पार्ट है, इसको देख लीजिए। एक तरल उत्तक है, लसिका एक तरल उत्तक है जो रुधिर प्लाज्मा की तरह ही, लेकिन इसमें अल्प मात्रा में प्रोटीन होती है। लसिका वहन में सहायता करता है। अगला टॉपिक और मेन पॉइंट इस लेसन का, पादपों में परिवहन। अब हमने मनुष्य की तो बात कर ली परिवहन की, अब पादप में यानी पेड़ पौधों में कैसे होता है उसको समझ लेते हैं। पादप तंत्र का एक अवयव है जो मृदा से प्राप्त जल और खनिज लवणों का वहन करता है। मृदा मतलब मिट्टी, जबकि क्लोरेम पत्तियों द्वारा प्रकाश संश्लेषित उत्पादों को पौधों के अन्य भागों तक वहन करता है। जड़ व मृदा के मध्य आयन सांद्रण में अंतर के चलते जल मृदा से जड़ों में प्रवेश कर जाता है तथा इसी के साथ एक जल स्तंभ निर्माण हो जाता है जो कि जल को लगातार ऊपर की ओर धकेलता है। ये तने की बात हो रही बच्चों, जड़ से तने तक पानी पहुंचाया। तो बच्चों हमने इस पॉइंट में जड़ से तने की बात की है। जो जड़ होती है उसमें एक स्तंभ, एक जो जड़ होती है उसमें एक स्तंभ यानी तने की बात हो रही है, ठीक है। अगले पॉइंट में हम लोग किसकी बात करेंगे, जरा ध्यान से देखिए। यही दाब जल को ऊंचे वृक्ष के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है।
यही जल पादप के वायवीय भागों द्वारा वाष्प के रूप में वातावरण में विलीन हो जाता है। यह प्रक्रम बाष्पोत्सर्जन कहलाता है। पौधों में भोजन तथा दूसरे पदार्थों का स्थानांतरण कैसे होता है? नंबर 1, प्रकाश संश्लेषण के विलेय उत्पादों का वाहन स्थानांतरण कहलाता है, जो कि फ्लोएम उत्तक द्वारा होता है। नंबर 2, स्थानांतरण पत्तियों से पौधों के शेष भागों में ऊपरीमुखी तथा अधोमुखी दोनों दिशाओं में होता है। नंबर 3, फ्लोएम द्वारा स्थानांतरण ऊर्जा के प्रयोग से पूरा होता है। नंबर 4 में अतः सुक्रोज फ्लोएम उत्तक में एटीपी ऊर्जा से परासरण बल द्वारा स्थानांतरित होता है। अब जेब प्रक्रम का हम चौथा पार्ट देखेंगे, उत्सर्जन। अब उत्सर्जन क्या होता है, बहुत ध्यान से देखिए बच्चों। वह जेब प्रक्रम जिसमें जीवों में उपचयी क्रियाओं में जनित हानिकारक नाइट्रोजन युक्त पदार्थों का निष्कासन होता है, उत्सर्जन कहलाता है। एक कोशिकीय जीव इन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर की सतह से जल में विसरित कर देते हैं, जैसे आप चित्र 6.51 में देख सकते हैं। वीडियो को रोक लीजिए, समझ लीजिए। अब पढ़ेंगे बच्चों मानव में उत्सर्जन कैसे होता है। मानव के उत्सर्जन तंत्र में एक जोड़ा वृक्षक, एक मूत्रवाहिनी, एक मूत्राशय तथा एक मूत्र मार्ग होता है। ये टॉयलेट की बात हो रही है, जैसे हम लोग टॉयलेट करते हैं जिस पार्ट से, उसकी बात हो रही है। वृक्क उदर में रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर स्थित होते हैं। वृक्क में मूत्र बनने के बाद मूत्रवाहिनी में होता है हुआ मूत्राशय में आ जाता है तथा यह तब तक एकत्र रहता है जब तक मूत्र मार्ग से यह निकल नहीं जाता, जैसे आप चित्र 6.52 में देख सकते हैं। अगर आपके समझ में ना आया हो, कहीं कहीं पे वीडियो कहीं पे रुक रही हो, तो आप लोग वीडियो को रोक कर इसको पढ़ सकते हैं, फिर चित्र देख लीजिए। मूत्र बनने का उद्देश्य क्या होता है? मूत्र बनने का उद्देश्य रुधिर में से हानिकारक अपशिष्ट पदार्थों को छानकर बाहर करना होता है। वृक्क में मूत्र निर्माण प्रक्रिया। अब वृक्क में मूत्र बनता कैसे है? वृक्क की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई वृक्काणु कहलाती है। वृक्काणु के मुख्य भाग इस प्रकार हैं। नंबर 1, कोशिका गुच्छ। नंबर 2, बोनम सपूट। नंबर 3, नलिकाकार भाग। नंबर 4, संग्राहक वाहिनी। चित्र नंबर 6.53 में आप देख सकते हैं। इन सभी को समझ लीजिए, इनको एक्सप्लेन नहीं करेंगे, ठीक है बच्चों, क्योंकि करेंगे तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगा और ये इंपॉर्टेंट हैं भी नहीं इनकी परिभाषाएं। तो अब चलते हैं वृक्क में उत्सर्जन की क्रिया विधि। कुछ किताबों में ऐसे ही लिखा होगा, कुछ किताबों में लिखा होगा मूत्र कैसे बनता है डायरेक्ट। अब नंबर 1 पे आते हैं, कैसे बनता है। कोशिका गुच्छ निषेध। नंबर 1, कोशिका गुच्छ ने नंबर 1, कोशिका गुच्छ निषेधन। जब वृक्क धमनी की शाखा वृक्काणु में प्रवेश करती है, तब जल, लवण, ग्लूकोज, अमीनो अम्ल व अन्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ कोशिका गुच्छ में से छनकर बोनम सपूट में आ जाते हैं। नंबर 2, वर्णात्मक पुनः, ठीक है। वृक्काणु के नलिकाकार भाग में शरीर के लिए उपयोगी पदार्थों जैसे ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, लवण व जल का पुनः अवशोषण होता है, फिर से अवशोषण होता है उसका, ठीक है। नंबर 3 में नलिका स्त्रावण।
यूरिया अतिरिक्त जल व लवण जैसे उत्सर्जी पदार्थ व्रकाणु के नलिकाकार भाग के अंतिम सिरे में रह जाते हैं व मूत्र का निर्माण करते हैं। वहाँ से मूत्र संग्राहक वाहिनी व मूत्र वाहिनी से होता हुआ मूत्राशय में अस्थायी रूप से संग्रहित रहता है तथा मूत्राशय के दाब द्वारा मूत्र मार्ग से बाहर निकल जाता है। इस पूरी प्रक्रिया को आप चित्र नंबर 6.54 में समझ सकते हैं। वीडियो को रोक लीजिए बच्चों, फिर से रिक्वेस्ट है और समझ लीजिए। अब बच्चों अगर वृक्क हमारा खराब हो जाए तो उसको हम लोग कैसे बना के यूज़ करते हैं, ठीक है डॉक्टर्स, तो उसको पढ़ लेते हैं कृत्रिम वृक्क, यानी इसको कहते हैं अपोहन। यह एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा रोगियों के रुधिर में से कृत्रिम वृक्क की मदद से नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन किया जाता है। प्रायः यह एक स्वस्थ वृक्क में प्रतिदिन 180 लीटर आरंभिक वृक्क में होता है, जिसमें से उत्सर्जी मूत्र का आयतन 1.2 लीटर है। शेष निस्संदन वृक्क नलिकाओं में पुनः अवशोषित हो जाता है। ठीक है बच्चों, इतना ही है, ज़्यादा नहीं लिखना, आपको याद नहीं होगा। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे पादप में उत्सर्जन। अब ये पेड़ पौधे कैसे उत्सर्जन करते हैं, तो नंबर 1 में है वाष्पो उत्सर्जन प्रक्रिया द्वारा पादप अतिरिक्त जल से छुटकर। नंबर 1 में हम लोग देखेंगे, नंबर 1 पॉइंट में हम लोग देखेंगे वाष्पो उत्सर्जन प्रक्रिया द्वारा पादप अतिरिक्त जल से छुटकारा पाते हैं। नंबर 2 में, दूसरे पॉइंट में, बहुत से पादप अपशिष्ट पदार्थ कोशिकीय रिक्तिका में संचित रहते हैं। नंबर 3, अन्य अपशिष्ट पदार्थ उत्पाद रेजिन तथा गोंद के रूप में पुराने जाइलम में संचित रहते हैं। नंबर 4 में, पादप कुछ अपशिष्ट पदार्थों को अपने आसपास मृदा में उत्सर्जित करते हैं। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ पूरा पार्ट आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आपने अगर अभी तक मेरे पिछले लेसन्स की वीडियो को नहीं देखा तो उसको देखने के लिए मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा। धन्यवाद बच्चों, बहुत जल्द मिलते हैं पार्ट 7 में।